attendance by mentioning your name in the chat box first. Before we start the session, please mark your attendance. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आज नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं डेरिवेटिव की, दैट इज मोनोटोनोसिटी है ना। मोनोटोनोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। वैसे अभी तक हम टेंजेंट नॉर्मल देख चुके हैं, ठीक है, और हम अप्रोक्सीमेशन देख चुके हैं, रेट ऑफ मेजर्स देख चुके हैं, एरर देख चुके हैं, और रोल्स और एलएमवीटी हम पहले ही देख चुके हैं ना। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। Today we'll talk about next application of derivatives, another application of derivatives, उसके बारे में बात करते हैं। That is monotonicity है ना, monotonicity के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मोनोटोनिसिटी होती क्या है, वैसे इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया है पहले, कि जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज करने के साथ है ना, मतलब फंक्शन का नेचर फाइंड करना, फंक्शन का नेचर फाइंड करना कि जैसे जैसे हम x की वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर फंक्शन की वैल्यूज डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, मतलब नेचर ऑफ फंक्शन, बिहेवियर ऑफ द फंक्शंस फाइंड करना, ठीक है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी क्या होती है, इट इज द प्रोसीजर to find the nature of the function, find the nature of the function whether it is increasing, increasing or decreasing, as value of x is increases, x की वैल्यू जैसे इंक्रीज करती है तो फंक्शन क्या का नेचर, मतलब फंक्शन कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, जो उसको हम फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, दैट इज मोनोटोनिसिटी है ना। ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फंक्शन को एनालिसिस करने में। एक्चुअली हम क्या इनिशियली जब हमने कैलकुलस स्टार्ट किया तो हमने बेसिक्स से स्टार्ट किए थे कैलकुलस के, तो बेसिक्स ऑफ द कैलकुलस स्टार्ट हमने किया फंक्शन से, फिर हम फंक्शन के बारे में, अलग अलग फंक्शंस के बारे में हमने देखा, फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं वो देखा, फंक्शन का डेरिवेटिव के बारे में हमने देखा, ठीक है, फंक्शन के बारे में हमने डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फंक्शन को वो देखा, ठीक है, मतलब फंक्शन का ओवरऑल हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो पोस्टमार्टम करने में दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मोनोटोनिसिटी है ना। तो मोनोटोनिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मोनोटोनिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एट ए पॉइंट मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कैसे डिफाइन करते हैं मोनोटोनिसिटी, उसको देखते हैं। ठीक है, इसका ग्राफिकल में पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा, ग्राफिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, इस चीज को देखते हैं ना। तो जैसे मान लो कि ये आपका इस तरीके से कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, x इक्वल टू ए पॉइंट है, यहाँ पर ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की एफ ऑफ ए है। x इक्वल टू ए के हमने लेफ्ट में एक पॉइंट ले लिया a माइनस एच, उस पर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच है, और इधर हमने राइट में एक पॉइंट ले लिया a प्लस एच, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच।
ठीक है, तो हम कहते हैं ये फंक्शन इज सेड टू बी, ये फंक्शन इज सेड टू बी, सेड टू बी, सेड टू बी मोनोटोनिकली, सेड टू बी मोनोटोनिकली increasing. The function is said to be monotonically increasing at point x equal to a if इस फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीज बोलेंगे अगर फंक्शन की एफ ऑफ ए प्लस एच पर वैल्यू जो एफ ऑफ ए से ग्रेटर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच पर जो वैल्यू है, मतलब फंक्शन की एक्स इक्वल टू ए के राइट में जो पॉइंट आएंगे वो ग्रेटर हाइट पे होने चाहिए, एंड एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ी होनी चाहिए। इस तरीके से मीन टू से कि मतलब फंक्शन के मतलब a माइनस एच से a प्लस एच क्या हो रहा है, फंक्शन यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच से एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए से बड़ा है। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करनी चाहिए, तो ऐसे में हम कहेंगे इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से ठीक है, एक एक बात तो ये है, दूसरी है कि फंक्शन इज सेड टू बी, सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग at x equal to a if monotonically decreasing if at x equal to a if f of a plus h is less than f of a and f of a is less than f of a। इसका मतलब ये है कि जैसे ये फंक्शन है ना, आप ध्यान से देखो यहाँ पर फंक्शन ये है, फंक्शन का कर्व कुछ इस तरीके से है, x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर है, ए के लेफ्ट में देखें ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच है, और ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच है। तो अगर आप देखें x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो हम कहेंगे ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी पॉइंट पर हम ऐसे डिफाइन करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझ गए बात को? जैसे मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ और आप बताना कि इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली है ना। जैसे मैंने आप सपोज इस तरीके से मैंने ये कोई लिया है ना, ये एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, इस पे बताओ मुझे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है ना, इसमें क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इस केस में दिख रहा है सबको। ठीक है, जैसे a माइनस एच के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा यहाँ पर, दिस इज एफ ऑफ a माइनस एच, और x इक्वल टू ए की कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गया एफ ऑफ a, और a प्लस एच पे इसके राइट पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। okay. इस केस में अगर बात करें तो इस केस में बात करें तो डिक्रीज कर रहा है ना, आप देखेंगे ना इसके लेफ्ट में और इसके राइट में ना, तो जब लेफ्ट से राइट हम मूव कर रहे हैं तो ये डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन नीचे ही आ रहा है, फिर से डिक्रीजिंग। ठीक है, पहले एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद एफ ऑफ ए, फिर डिक्रीज करते करते एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पर नेचर क्या है, डिक्रीजिंग नेचर है, डिक्रीजिंग नेचर है।
चलो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। मान लो कि फंक्शन इस तरीके से है, फंक्शन इस तरीके से है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फिर भी हम मोनोटोनिसिटी तो उसकी बता ही सकते हैं। फंक्शन की मोनोटोनिसिटी का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। मोनोटोनिसिटी एक सिंपल सा फंडा है, बस आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। इस केस में बताओ इंक्रीजिंग है ना। आप देख लेंगे कि फंक्शन के लेफ्ट में a माइनस एच पे जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और a प्लस एच पे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ ऐसे इंक्रीज किया, फिर आगे इंक्रीज किया, तो यहाँ पर नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर है, इंक्रीजिंग नेचर है। ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू a पे, बट ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो हम बता ही सकते हैं ना ग्राफिकली उस पॉइंट पर। ओके, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, ग्राफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो वहाँ पर अगर मोनोटोनिसिटी हमें चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं फंक्शन का, फिर उसके बिहाफ पर हम बताते हैं कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी क्या है कि शार्प पॉइंट है, कॉन्टिन्यूस तो है बट शार्प पॉइंट होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हम ग्राफ का नेचर देख के बता सकते हैं, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मान लो कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से x इक्वल टू a पर, यहाँ पर क्या हो रहा है, x इक्वल टू a पर यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है ना, इस केस में भी इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर अगर आप देखें ना, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना के देखें तो क्या होगी, वर्टिकल टेंजेंट आएगी, मतलब टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, मतलब इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड होगा। बट स्टिल हम क्या करते हैं, ग्राफ का नेचर देख के हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो ये मतलब मोनोटोनिसिटी जो फंडा है वो आपका उसका है ना, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल फंडा है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हम नेचर ऑफ द फंक्शन देख के बता सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने सपोज एक फंक्शन ऐसे लिया, इस तरीके से कोई फंक्शन लिया, ये फंक्शन, इसमें बताओ x इक्वल टू a के अराउंड, इस केस में x इक्वल टू a के अराउंड बताओ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि a माइनस एच पर देखें तो यहाँ पर f ऑफ a माइनस एच है ना, और a प्लस एच पे देखें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आ रहा है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें f ऑफ a, f ऑफ a यहाँ आ रहा है, तो आपको पता है कि f ऑफ a माइनस एच जो है f ऑफ a से बड़ा आ रहा है, और f ऑफ a प्लस एच है वो भी f ऑफ a से बड़ा आ रहा है। ये तो गलत है, मतलब ये कंडीशन तो हमारी होती नहीं है। हमारा तो क्या होना चाहिए कि तीनों एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एस से बड़ा होना चाहिए और एफ ऑफ ए प्लस एस से छोटा होना चाहिए। बट ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो नाइदर इट इज इंक्रीजिंग, यहाँ बोलेंगे नाइदर इट इज इंक्रीजिंग, नाइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहाँ पे ना तो इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग। ओके, आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी का फंडा। अब हम बात करते हैं, ये तो पॉइंट पे हमने बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, है ना। सिमेट्रिक है तो भी नहीं बता सकते, सिमेट्रिक भी
मोनोटोनिसिटी इंटरवल बात करते हैं। एक इंटरवल में मोनोटोनिसिटी अभी तो हमने एक पॉइंट पे डिफाइन की थी, अब हम इंटरवल में डिफाइन करेंगे। किसी बच्चे ने कहा है कि सर यहाँ पर ये सिमेट्रिक है x इक्वल टू a के अबाउट, क्या हम इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? कांस्टेंट कैसे बोल सकते बेटा? कांस्टेंट तो तब बोलते हैं जब ये इस तरीके से स्ट्रेट ऐसे पैरेलल ग्राफ आता, वैल्यू तो चेंज हो ही रही है ना, यहाँ से यहाँ जाओगे वैल्यू चेंज हो रही है, बट इसमें कंपैरिजन करें आपस में तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी इससे बट ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादा हाइट पर है इसके कंपैरिजन में। कांस्टेंट थोड़ी बोल सकते हैं। एफ ऑफ ए बड़ा है, एफ ऑफ ए कहाँ बड़ा है? एफ ऑफ ए तो नीचे है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा होगा। जो पॉइंट जितना ऊपर होता है एक्स एक्सिस से, जितना हाइट पे होता है, जितनी डिस्टेंस पर होता है, उसकी फंक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए से बड़ा है, और एफ ऑफ ए प्लस एच भी एफ ऑफ ए से बड़ा होगा इसमें। किसी बच्चे का डाउट और है, हिमांशु ने पूछा है कि सर इफ थ्री ग्राफ्स इफ सेकंड पार्ट ऑफ ग्राफ इज इनसाइड द फर्स्ट पार्ट, मतलब समझा नहीं मैं। सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ मतलब ग्राफ के दो पार्ट, मतलब ये वाला इन थर्ड ग्राफ, ये वाले में, मतलब ये वाला पार्ट जो हो इसके अंदर हो, अंदर होने मतलब अब ये कहना चाहते हो ऐसे? मतलब कैसे हो? नीचे हो? अच्छा ऐसे, इसमें बोल रहे हो? हाँ ठीक है ठीक। ये कहना चाहता है कि सर अगर ग्राफ ऐसे होता तो ऐसे, ग्राफ ऐसे होता तो आप बताओ इसमें इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग? खुद से आंसर करो तुम। पहले तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है, देखो ना यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे आ गए तो डिक्रीज किया, ऊपर गए तो इंक्रीज किया। पहले डिक्रीज कर रही है फिर इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। बट यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट लिया, यहाँ से ऊपर गए इंक्रीज किया, फिर ऊपर गए इंक्रीज किया, तो यहाँ इंक्रीजिंग है। बट इस केस में नहीं बोल सकते, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ओके। चलो सर, एट ए पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देन हाउ टू चेक? फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो एक्चुअली जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है वहीं पूछा जाता है जनरली तो। ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट अगर पूछेंगे तो जनरली फंक्शन डिफाइंड होता है वहीं पूछते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा तो उसमें फिर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऑब्वियसली फंक्शन का डिफाइन होना तो जरूरी है। okay. चलो मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल बात करते हैं। कोई भी इंटरवल है उसमें फंक्शन डिफाइंड, मतलब मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई फंक्शन है, एफ ले लिया, एक फंक्शन है, इट इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इंटरवल का नाम आई दे देते हैं, कोई भी इंटरवल हो सकता है, आई दे दो या कुछ भी दे दो। इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल इफ x1 is less than x2 implies f of x1 less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to the interval। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि कोई फंक्शन है, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है समझने की कोशिश करना, कि ये मान लो कोई फंक्शन है, ये कोई इंटरवल दे रखा है, ए से बी का कोई इंटरवल दे रखा है,
कोई इंटरवल है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b के बीच में, तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे अगर हम x की कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं इस इंटरवल में। मान लो एक x1 ले ली और x2 ले ली, कोई दो रैंडम वैल्यू ले ली x1 और x2, इस तरीके से कि x1 जो है x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो x1 पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो x2 पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की उसके कंपैरेटिवली छोटा ही होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो x2 x1 से बड़ा है तो x2 पर वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी होगी। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जो बड़ा होता है उस पर बड़ी वैल्यू मिलती है फंक्शन की, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि इक्वल भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दे कैन बी इक्वल, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में कंडीशन क्या होगी, अगर x1 जो है x2 से छोटा है तो इट कैन बी f of x1 इज लेस देन इक्वल टू f of x2। उस इंटरवल में कोई भी x1 x2 की वैल्यू लेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू x1 पर x2 के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमें देखने को मिल रही है कि अगर मान लो कोई फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है कोई फंक्शन f, इंक्रीजिंग है इंटरवल किसी गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो ये कोई इनइक्वालिटी है x1 लेस देन x2 कोई इनइक्वालिटी है, तो हम दोनों तरफ फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। इफ वी अप्लाई ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे ये नोट करने वाली बात है, इफ वी अप्लाई a function f which is increasing in given interval on both side of inequality, both side of inequality, both side of inequality, then sign of inequality does not change, sign of inequality does not change, sign of inequality does not change, है ना। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि आपको पता है, जैसे है ना, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि कोई भी दो एंगल ले लिए, हाँ? आपके सामने कहा कि 47 डिग्री ले लिया एक तो, और एक ले लिया मैंने 21 डिग्री। आपको पता है 47 21 डिग्री से बड़ा होता है, और दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। तो अगर आप एक साइन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग ही होता है ना। तो मतलब दोनों तरफ अगर साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन 47 इज ग्रेटर देन साइन 21 डिग्री तरीके से। ये बात समझ में आ रही है आपको? तरीके से दिख नहीं रहेगा, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, जब भी हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो वैल्यू है वो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड हम आते हैं, सेकंड हम बात करते हैं, इफ फंक्शन एफ इज if function f is strictly increasing,
strictly increasing in the interval I, on the interval I क्या है यहाँ पे interval है, if x1 less than x2, it implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belongs to I। इसका मतलब क्या है, देखो x1 x2 की हर वैल्यू के लिए f of x1 हमेशा f of x2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में और इस पॉइंट में डिफरेंस देखो, जैसे है ना ये वाला है ना, इसमें देखो ये वाला है ना, ये ग्राफ ऐसे, इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने x1 की वैल्यू ये ले ली और यहाँ पे x2 की वैल्यू ये ले ली, तो यहाँ पर f of x1 क्या हो रहा है, f of x2 से छोटा है। आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, आपको अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 आपको f of x2 से छोटा ही मिलेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं इसको स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट मैनर में ये इंक्रीज कर रहा है। और एक होता है सिंपल सा इंक्रीजिंग। सिंपल सा इंक्रीजिंग में क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आप इस तरीके से भी हो सकता है, इसको हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि जैसे आपने x1 x2 इंटरवल में x1 x2 की दो वैल्यूज ले ली, ऐसा हो सकता है कि दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो इस केस में ये इंक्रीजिंग, इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से डेफिनेटली छोटा होगा। लेकिन इंक्रीजिंग में क्या होता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। उसमें लिखा था ना लेस देन और इक्वल टू, f of x1 it can be less than equal to f2 और equal less than और equal to f2, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें। तो दोनों में अंतर समझना, क्योंकि यहाँ पर है ना आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक तरफ इंक्रीजिंग बोला जाता है, एक तरफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में यहाँ पे लेस देन आएगा और इंक्रीजिंग के केस में लेस देन और इक्वल आएगा। समझ में आ गई बात? जैसे ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये इंक्रीजिंग को हम कभी कभी नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, इसको नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बीच में कहीं कांस्टेंट हो गया फिर इंक्रीज किया, बट डिक्रीज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग बोल लो सिंपल सा, या नॉन डिक्रीजिंग बोल लो, बोथ आर सेम। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही करेगा, कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियर, दोनों टर्मिनोलॉजी के बीच का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एकदम माइनर सा डिफरेंस होगा और वहाँ पर आप गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। क्लियर है सबको? ओके। फिर उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड है डिक्रीजिंग, देख लेते हैं पहले, थर्ड हम देखते हैं डिक्रीजिंग। A function is, if a function is, if a function f is decreasing, then for x1 less than x2, अगर x1 कोई x2 से छोटा है, then it implies f of x1 आपका f of x2 से बड़ा या बराबर हो सकता है डिक्रीजिंग के केस में। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x1 x2 इन द इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल,
x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 आपका ग्रेटर और इक्वल हो सकता है f ऑफ x2 से, मतलब लाइक इस तरीके से, इस तरीके से डिक्रीजिंग, इस तरीके से ना। ये फंक्शन का ग्राफ देखो, ये वाला, ये देखो यहाँ पर, जैसे मैंने x1 यहाँ ले लिया और x2 मैंने यहाँ ले लिया सपोज, तो यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x1 देखो क्या आ रहा है, f ऑफ x2 से बड़ा आ रहा है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, x1 x2 से छोटा है। आप देखो ना, x एक्सिस पर देखो, x एक्सिस पे अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो x की वैल्यू बढ़ती है, तो x1 x2 से छोटा है, बट f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से बड़ा है। ठीक है, इसी ग्राफ में अगर पॉसिबिलिटी दूसरी ये भी हो सकती थी, इसी ग्राफ में देखो सपोज x1 मैंने यहाँ ले लिया और x2 मैंने यहाँ ले लिया, x1 x2 से छोटा है यहाँ पर भी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो सकता है। मतलब ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है, बीच में कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग बोल लो, डिक्रीजिंग बोल लो, या ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, तो बोथ आर सेम। मतलब इंक्रीज नहीं करना चाहिए, नॉन इंक्रीज मतलब इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिक्रीज करे, नीचे आता रहे, नीचे आता रहे, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, फिर नीचे आता रहे, ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो डिक्रीजिंग बोल लो या नॉन इंक्रीजिंग बोल लो, बोथ आर सेम। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, है ना, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। ए फंक्शन, if a function is strictly decreasing, if a function f है ना, फंक्शन f है, strictly decreasing है, strictly decreasing, then for x1 less than x2, it implies f of x1 strictly greater than f of x2। मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीज ही करेगा, मतलब x1 और x2 दो वैल्यूज ले ली, तो x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू वो x2 से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी, मतलब बराबर नहीं हो सकती, केवल बड़ी हो सकती है। जैसे ये देखो, ये वाला ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ये वाला ग्राफ, x1 पर वैल्यू f ऑफ x1 है ना, और x2 पर वैल्यू आपकी f ऑफ x2 है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो ये हमेशा f ऑफ x1 जो होगी f ऑफ x2 से, बात समझ में आ गई है। छोटी बातें, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों से ही फिर हमारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है अगर ध्यान नहीं देते तो। क्लियर हो गया यहाँ पर, ओके। चलो अब आगे देखते हैं इसमें, और इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है, आपने ये चीज देखी होगी, एक चीज यहाँ पर नोट की होगी अगर, कि यहाँ पर जैसे x1 x2 से छोटा है, तो जब मैंने फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और x1 x2 से छोटा है, तो अगर मैं दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इफ वी अप्लाई ए फंक्शन on both side of inequality, on both side of inequality,
अप्लाई ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, decreasing function on both side of inequality, then sign of inequality changes. Sign of inequality changes. साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उस केस में जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो वो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि x जो है वेरिएबल है वो y से बड़ा है, वेरिएबल x जो है आपका y से बड़ा है, और x और y आपके 0 से π/2 के बीच में कोई दो एंगल है, 0 से π/2 के बीच में कोई दो एंगल है x और y। अब मैंने क्या किया, इस इंटरवल के लिए 0 से π/2 इंटरवल के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ cos फंक्शन अप्लाई कर दिया, cos फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो 0 से π/2 में cos क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये सबको पता है cos डिक्रीजिंग होता है। cos का ग्राफ याद होगा आपको, cos के ग्राफ में आप देखेंगे तो ऐसे आता है, डिक्रीजिंग होता है। तो दोनों तरफ cos अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x लेस देन cos y हो जाएगा। तो दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर की जगह लेसर हो जाएगा, अगर लेसर होगा तो ग्रेटर हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ये बातें सबको समझ में आ गई? ओके, चलो फिर और आगे बातें करते हैं इसमें। अब फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना बहुत इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना बहुत आसान है। जैसे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मैंने बताया था कि आपको फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मतलब या तो इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से होगा इसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग, तो इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब मान लो कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है मान लिया। तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के देखता हूँ, टेंजेंट ऐसी आएगी, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। आप देखो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल आएगी, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 0। और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसे बनेगी टेंजेंट, इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका स्लोप। ठीक है, तो आपने देखा कि इंक्रीजिंग अगर फंक्शन होता है तो या तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है या 0 होता है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, एफ डैश एक्स ही होता है ना, डेरिवेटिव्स में हमने देखा टेंजेंट नॉर्मल में, जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी चेक करने की फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई, दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग। दूसरा है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमने ऐसे ले लिया, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा, ये ऐसे इंक्रीज करता रहेगा ऐसा। अब इसके पॉइंट, इसके हर पॉइंट पे आप ऐसे टेंजेंट बना के देखो, इस टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस केस में कंडीशन क्या आएगी? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये आपकी कंडीशन आ जाती है। तो मतलब अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसको पॉजिटिव कर दें और एक्स की वैल्यूज निकाल लें फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, जिसके लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, तो उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ये कंडीशन होती है ना। तीसरा है हमारा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के केस में देखते हैं। डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा? डिक्रीजिंग का केस क्या होगा? डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। मान लो फंक्शन इस तरीके से हो गया, फंक्शन इस तरीके से हो गया ना, इस तरीके से होगा फंक्शन। अब इस कर्व पे आप टेंजेंट बना के देखो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, कैसी बनेगी? ऐसे बनेगी। इसका स्लोप कैसा आएगा? ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। इसका स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना इस टेंजेंट पे। हम्म? इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो क्या आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। मतलब जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो आप किस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, या तो नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? एफ डैश एक्स, या तो ये नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है। दिस इज अ कंडीशन फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है आंसर? चलो लेट्स टेक वन, फोर्थ वन। चौथा है हमारा स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा? देखो, मतलब फंक्शन हमेशा डिक्रीज ही करेगा, फंक्शन हमेशा डिक्रीज ही करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो आप देखो कंडीशन क्या होगी। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ, देखो इस पे टेंजेंट बनाओ, इसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। इस कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट लोगे आप, हमेशा इसमें स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें? एफ डैश एक्स इस केस में क्या होगा? नेगेटिव, ऑलवेज लेस देन 0। तो ये चार कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है टू चेक वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये समझ में आ गया सबको कंडीशंस? और ये सारे क्वेश्चंस इन चारों कंडीशंस पे घूमते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, चेक करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे रखा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन ऑन रियल नंबर। मतलब ओवर द रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में ये हमारा हमेशा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देख लो इसमें क्या होगा, देखो जैसे फंक्शन हमें दिया है एफ एक्स बराबर e की पावर 2x, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन निकालो, एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2 इंटू e की पावर 2x है, ये आएगा। अब e की पावर चाहे कुछ भी हो, पावर में चाहे कुछ भी हो, e की पावर तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो भी नहीं होता ये तो कभी, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। मतलब एफ डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मतलब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप चाहो तो e की पावर x का ग्राफ आप जानते ही हैं, e की पावर x का ग्राफ आप जानते हैं, कुछ ऐसा होता है ना, ओवर द रियल नंबर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो
तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ये इंक्रीज ही करता रहता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप देखेंगे, आप एक्स को बढ़ाते जाएंगे तो ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, चलो हाउ टू चेक ऑन द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, और इस तरीके से। तो अगर मान लो कि फंक्शन नहीं कंटिन्यूस है तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी उस पॉइंट पे, फिर कंपेयर कर लो। ठीक है, इस तरीके से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द interval in which the function fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। पहला पार्ट है, आपको बताना है इंटरवल जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में होगा। इंटरवल फाइंड करना है, फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस इंटरवल में ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में हमेशा डिक्रीजिंग होगा। दैट यू नीड टू फाइंड आउट। पॉइंट वाले हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी ना। पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, इस पे करेंगे, बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन हमें दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये फंक्शन दिया हुआ है। हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये आ गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, पहले पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। तो एफ डैश एक्स को आप ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कर दो इस तरीके से। अब ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इस इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस आएंगे वही हमारा इंटरवल हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एक इंटरवल आएगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इंटरवल, है ना। तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। इनइक्वालिटी तो सबको सॉल्व करना आता ही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। बस इसको फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन निकालो तो x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। नाउ टेक x माइनस 3 एज ए कॉमन, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है ना। तो बस ये आपकी बेबी कर्व मेथड, अब तो सबको आती होगी बेबी कर्व मेथड। ये कहाँ 0 हो रहा है, -2 पर, ये हो रहा है 3 पर। तो -2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। तो ये आपका बेबी कर्व बन गया ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में और 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, इन दोनों इंटरवल्स में ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ गया। ऐसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर लेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से आ जाएगा, -2 से लेके 3 के बीच में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर मालूम करना है आपको
डिक्रीजिंग मालूम करना है तो उसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 लेस देन 0। 6 से डिवाइड कर दो इनइक्वलिटी में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। वे भी कर बनाओ, -2 3, ये भी कर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ये वाला क्वेश्चन आ रहा है x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -2 से लेकर 3 के बीच, मतलब x -2 से 3 के बीच के इंटरवल में होगा तो ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, -2 से 3 के इंटरवल में। क्लियर है यहाँ पर? तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी पे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है ना, आप एफ डैश एक्स निकालो, कंडीशन लगाओ, इनइक्वालिटी सॉल्व करो और आपको इंटरवल मिल जाएगा। तो कोशिश करना आप एनसीईआरटी लेवल एक्सरसाइजेस की कर लो मोनोटोनिसिटी की। वैसे तो हमें काफी कुछ करना है इसमें, लेकिन आप एनसीईआरटी लेवल एक्सरसाइज तो कर सकते हो, उसमें ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट टेस्ट में जो नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा, उसमें आपका 11th के पोर्शन से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, और यहाँ से 12th से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑन अपकमिंग संडे जो टेस्ट होगा उसमें। ठीक है, इंक्रीजिंग हो तो क्लोज ब्रैकेट होगा। क्लोज ब्रैकेट कहाँ आएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट तो तब होता है जब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता है, लेकिन यहाँ अगर यहाँ डिक्रीजिंग लिखा होता है ना तो हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशन होती है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होती है, और डिक्रीजिंग होता तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता। इक्वल टू 0 होता तो हम क्लोज ब्रैकेट, इंक्रीजिंग हो तो हाँ तब उसमें क्लोज ब्रैकेट लग जाता, तब उस केस में क्लोज ब्रैकेट लग जाता, लेकिन हमसे बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी तो ट्राई कर लेना, एनसीईआरटी हो जाएगी इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं एनसीईआरटी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।